नमस्ते सदवत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की। हालांकि बहुत सारे लोग ये कहेंगे और लिखते भी हैं कि सर जी इंडिया की चिंता करिए, आप क्यों पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की बहुत चिंताएं करते हैं। मेरा मानना ये है कि सुरक्षित भारत तभी है जब वो भरत खंड बनेगा, और भरत खंड की जो हमारे वेदों में और पुराणों में बाउंड्री लिखी है वो लिखी है उत्तर में हिमालय और दक्षिण में महासागर। इसके बीच में ये उपमहाद्वीप है और इसको भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। हमारे सदैव से जो रिकॉर्ड रहा है वो भारतीय उपमहाद्वीप का रिकॉर्ड रहा है। भले ही समय समय पर ये कई एक राज्यों में विभक्त हो गया, लेकिन जब भी कोई चक्रवर्ती सम्राट बैठा है तब उसने इस पूरे खित्ते को, पूरे क्षेत्र को एक एक राज्य में पिरोया है, एक राष्ट्र में पिरोया है। हालांकि मैं राष्ट्र और राज्य की परिभाषाओं में नहीं जाऊंगा, क्योंकि राज्य जो एक बाउंड्री से बनता है, देश एक जो बाउंड्री से बनता है, वो हमारी इस परिकल्पना नहीं, हमारी परिकल्पना राष्ट्र की परिकल्पना है। जो देश की चिंता करते हैं, जो भूमि की चिंता करने वाले लोग हैं, जो मानव के अंदर भगवान का दर्शन करते हैं, ऐसा भारतीय समाज, भारतीय राष्ट्र है। खैर, वो बहुत सारी परिभाषाएं लोग कहना शुरू करेंगे, कितने बिगड़ गए, कितने सुधर गए, कितने उधर चले गए, कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं होती, टेढ़ी रहती है, बहुत सारी बातें आप सब करते हैं। लेकिन जैसे मैं कह रहा हूँ कि इस क्षेत्र को बृहत्तर भारत बनाए बगैर वो हो सकता है कि लंबा समय लगा है, कई बार ऐसा हो चुका है। अशोक के समय पर ऐसा हुआ, फिर गुप्तों के समय पर ऐसा हुआ, फिर मुगलों ने भी उत्तर भारत को एक किया है, अंग्रेज़ों ने, ईसाइयों ने उसको एक किया। स्वतंत्रता के बाद, जिसको स्वतंत्रता कहते हैं, वो खंडित भारत था। खंडित भारत का मतलब है कि भारत एक राष्ट्र नहीं है, और तब तक भारत की ग्रोथ, भारत का विश्वगुरु बनना थोड़ा सा मुश्किल काम है। इसलिए उन हिस्सों में, जिन हिस्सों को आपको लगता है कि बृहत्तर भारत का हिस्सा है, उन हिस्सों की चिंता आपको करनी ही पड़ेगी। जब तक वहाँ की डेमोग्राफी, जब तक वहाँ की ज्योग्राफी, जब तक उन स्थानों के विषय में आपको पूरी जानकारी, हमको पूरी जानकारी या चिंता नहीं रखेंगे, तब तक ये संभव नहीं है। इसलिए ये हमारी जिम्मेवारी बनती है कि नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, इनकी सबकी हम चिंता करें और इनके विषय में जानकारी परिपूर्ण रखें, क्योंकि जब सशक्त भारत आएगा और चक्रवर्ती सम्राट यहाँ शासन कर ही रहे हैं, तो फिर इन इन समस्याओं का समाधान भी संभव है। दो दो समस्याएं, खंडित भूमि और खंडित धर्म। धर्म के खंड से मतलब है कि जो लोग अपने आप को राष्ट्रीय, भारत राष्ट्र धर्म के हिस्सा नहीं मानते और अपने पूर्वजों, भ्रमवश अपने पूर्वजों को या तो बैतलहम में देखते हैं या फिर वो कहीं और खाड़ी में देखते हैं, ऐसे लोगों की वापसी और जो खंडित भूमि है उसका अखंडन, एक अखंड भारत बने, ये दो संकल्पनाएं हर एक व्यक्ति को भारत में लेनी चाहिए, वो किसी भी रिलीजन को फॉलो करता हो, वो कोई विचार रखता हो। खैर, हम लोग चर्चा कर रहे थे अफ़गानिस्तान की और पाकिस्तान की। हम सब जान ही रहे हैं कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की करेंसी की अगर बात करेंगे तो करेंसी आज की तारीख में 5 गुना लो, यानी कि पाकिस्तान की करेंसी अफ़गानिस्तान से 4 से 5 गुना लो जा चुकी है। भारत से भी आधे से ज़्यादा, बल्कि 1/3 पर जा चुकी है। तो भारत का रुपया भी इस समय पाकिस्तान के रुपए से 3 गुना मजबूत है, और अफ़गानिस्तान के रुपए की अगर बात करें तो वो और मजबूत है। उसका कारण रहा है क्योंकि अमेरिका वहाँ पर लंबे समय तक बैठा रहा, इकोनॉमी उसकी अमेरिका चला रहा था, वहाँ से उसकी मददें आ रही थी, इसलिए वहाँ की इकोनॉमी स्ट्रांग है। पाकिस्तान का ये विचार रहा था उस समय कि अगर अमेरिका यहाँ से चला जाएगा तो अफ़गानिस्तान की तरफ उसकी कुदृष्टि थी। कुदृष्टि का कारण उसको लगता था कि हम इस्लाम के नाम से अफ़गानिस्तान में बैठ जाएंगे जाके। ऐसा संभव होना भी असंभव था, क्योंकि मैं जैसे कह रहा हूँ, ऐसा संभव होना भी असंभव था, ऐसा विचार करना भी असंभव था। लेकिन पाकिस्तान गलतफहमियों में शुरू से, जब जिस दिन से उसका जन्म हुआ उस दिन से वो गलतफहमियों में है कि वो हिंदुस्तान को फतेह कर लेगा, हिंदुस्तान पर दारुल इस्लाम बना लेगा, हिंदुस्तान पर गजबा हिंद करेगा और फिर हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाएगा। ऐसी गलतफहमी के साथ ही जिन्ना ने पाकिस्तान बनाया था। और उस समय ईसाइयों ने भी
यही सोचते हुए जिन्ना को अलग एक ज़मीन दी थी ताकि वो वहाँ से युद्ध आंदोलन करके या युद्धों के माध्यम से चढ़ाइयाँ करके कब्जा कर ले। हालांकि जिन्ना ने उस समय प्रयास भी किया था और उसने सबसे पहला युद्ध जम्मू कश्मीर में छेड़कर एक 1.25 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन हमारी जो उसकी नहीं थी उस पर उसने कब्जा भी कर लिया था। अपरोक्ष युद्ध भी वो लगातार करते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि वो एक गलतफहमी में है। दूसरी गलतफहमी उसने अफगानिस्तान के विषय में पाल ली और उसको लगा कि तालिबान का वो साथी है। हालांकि इमरान खान की सरकार थी और इमरान खान ने अफगानिस्तान के रिकॉग्निशन के लिए या उस पर जो जो वैन लगे हुए थे करेंसी के, उसके लिए पूरी ताकत लगाई थी कि किसी तरह से, क्योंकि ये पाकिस्तान की पॉलिसी है, जिस दिन जन्म हुआ उस दिन से पॉलिसी है कि इस्लाम के नाम से कैसे इकट्ठा करना और इकट्ठा करके दुरुपयोग करना। क्योंकि बहुत बड़ा खित्ता संसार का पाकिस्तान में रहने वाले जो इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग हैं उनको वो हिंदी कहते हैं, उनको वो मुसलमान भी नहीं कहते। तो ये त्रयम दर्जे का उनका साथ व्यवहार करते हैं। लेकिन ये गलतफहमी पाकिस्तान को हो ही गई है। इसलिए पाकिस्तान ने तालिबान को पिछले समय एक धमकी दे डाली। पाकिस्तान की नई जो शहबाज शरीफ की सरकार है, शहबाज शरीफ सरकार के जो इंटीरियर मंत्री, उनके यहाँ इंटीरियर मंत्री गृह मंत्री को कहते हैं, इंटीरियर मंत्री ने अफगानिस्तान को धमकी दे डाली और उन्होंने कहा कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जो पाकिस्तान का बंटाढार कर रहा है, पाकिस्तान के अंदर बंटाढार करने की दो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों इस्लाम के नाम से काम कर रही हैं। पहली है तहरीके तालिबान पाकिस्तान और दूसरी है तहरीके लब्बैक पाकिस्तान। तो लब्बैक पाकिस्तान और तालिबान पाकिस्तान, इन दोनों ने पिछले साल रमज़ान के महीने में भी पाकिस्तान में कोई आतंक मचाने में कमी नहीं छोड़ी थी। इसलिए पाकिस्तान इस समय अगर किसी से सबसे ज़्यादा परेशान है तो वो अफगानिस्तान और अपने ही अंदर इस्लामिक चरमपंथ से परेशान है। इकोनॉमी उसकी पहले से ही नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद उसको वर्ल्ड से अलग थलग कर दिया गया था। चाइना को भी चूंकि परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए चाइना भी उसकी बहुत ज़्यादा मदद नहीं कर सकता। पाकिस्तान ने कभी कुछ इंडस्ट्रियलाइजेशन या प्रोडक्शन का सोचा नहीं था, क्योंकि चरमपंथ बढ़ाना और आतंकवाद पैदा करना, उसकी ट्रेनिंग देना ही उसने एक स्कूल खोल के रखा था, उसी से उसकी आमदनी होती थी। हालांकि लगातार अभी भी उसको जीवित रखने के लिए संसार का ये मानना है कि पाकिस्तान को जिंदा रखना अति आवश्यक है। अगर पाकिस्तान जिंदा न रहा तो चीन उस पर कब्जा कर लेगा। इसलिए अमेरिका भी उसकी बीच बीच ये कदा मदद करता ही रहता है, चाहे वो हथियारों के मामले में या धन के मामले में। लेकिन वो जो फार्मूला आज से 10 वर्ष पहले होता था, वो फार्मूले तो बाइडन ही वो फार्मूले तो ट्रंप ही खत्म कर गए थे। बाइडन अब कभी कभी उनको जिंदा रखने का प्रयास करते हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को ऑफर दिया था, जैसे अफगानिस्तान से अमेरिकन फोर्सेस गई थी या नाटो फोर्सेस गई थी, उन्होंने उस समय अफगानिस्तान को ऑफर दिया था कि हमारे थ्रू अपनी करेंसी चलाइए। अब अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने उस समय पाकिस्तान से कहा था अपनी औकात में रहो, तुमसे हमारी इकोनॉमी 3 से 4 गुना, उस समय 4 गुना स्ट्रांग होती थी, अभी 5 गुना स्ट्रांग है। 5 गुना स्ट्रांग अफगानिस्तान की इकोनॉमी नहीं, पाकिस्तान की इकोनॉमी लगातार गिर रही है। 250 रुपये के लगभग का रुपया आ गया है, मतलब 250 रुपये का डॉलर हो गया है। तो आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान ने जब अफगानिस्तान से कहा तो उनकी औकात उसी समय अफगानिस्तान ने दिखा दी थी। और इधर अब तो इंटीरियर मिनिस्टर ने, यानी कि होम मिनिस्टर ने कह दिया कि हम अफगानिस्तान के ऊपर हमला कर देंगे अगर तहरीके तालिबान पाकिस्तान या तहरीके लब्बैक पाकिस्तान को मदद करना बंद ना किया। वो लगातार घर में आतंक मचाए हुए हैं, यहाँ तो पैसे नहीं है, खाने पीने की जुगाड़ नहीं है। और जब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन खुद राज्य है तो राज्य के अंदर स्वतंत्र टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कैसे डेवलप हो सकती हैं? तहरीके लब्बैक पाकिस्तान, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, ये दोनों ही इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो ये कहती हैं कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ही खत्म हो जाना चाहिए और यहाँ पर प्योर इस्लामिक चरमपंथी शासन अफगानिस्तान की तरह होना चाहिए। और जो अफगानिस्तान में जिस प्रकार से महिलाओं, बच्चों और सबके प्रति वहाँ आदेश लगातार होते हैं और जिस शासन वहाँ चल रहा है, वो शासन पाकिस्तान में भी वैसे स्थापित होना चाहिए। आपको एक बात तो, और जब अफगानिस्तान में अमेरिका बैठा हुआ था तो तालिबानी थे कहाँ आखिर? क्योंकि अमेरिकन नाटो फोर्सेस जब बैठी थी तो तालिबानी उस समय पाकिस्तान में विराजमान थे और जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है वही उनका भरण पोषण कर रहा था। तो आप सोचिए कि जब अफगानिस्तान
अफगानिस्तान में अमेरिका फोर्सेस गई तो ये सब वापस चले गए, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके संबंध तहरीक तालिबान पाकिस्तान से ख़त्म हो गए हों या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो उन्होंने संस्थाएं उस समय खड़ी की थी उनसे ख़त्म हो गए, नहीं। उनकी मदद के लिए लगातार वो सामने आते रहते हैं। और इसीलिए पाकिस्तान ने जब ये कहा कि हम अफगानिस्तान के ऊपर स्ट्राइक कर सकते हैं, अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबानी अड्डे बने हुए हैं उन पर वो अटैक कर सकते हैं। अब सोचो कि पाकिस्तान ने कितनी हिम्मत की होगी, जिस खित्ते पर, जिस एरिए पर अमेरिका वहाँ से निकल गया हो, किसी तरह से अफगानिस्तान को छोड़ कर गया हो, वहाँ पर पाकिस्तान अगर ये कहे कि हम हमला कर देंगे तो ये तो ऐसा होगा जहां मुझे लगता है कि बिना औकात के युद्ध तो छोड़ दीजिए, बात करना। अफगानिस्तान के तालिबान ने इस बात पर एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने कहा, देखो पाकिस्तान, कहीं ऐसा ना हो कि 16 दिसंबर 1971 दोहराना पड़े। अगर ऐसा किसी ने सोचा भी पाकिस्तान से अफगानिस्तान की तरफ, तो फिर पाकिस्तान को 16 दिसंबर 1971 याद रखना चाहिए। अब ये 16 दिसंबर 1971 क्या है? 16 दिसंबर 1971 जिस समय बांग्लादेश का निर्माण हुआ, उस समय पाकिस्तान के 1 लाख के करीब 93,000 से ऊपर सैनिकों ने सरेंडर किया था भारतीय फौजों के सामने। जनरल नियाजी ने मानिक शाह के सामने दस्तखत करके छोड़ा था और इनको जो रखा गया था कैद में, सरेंडर करने के बाद इंदिरा गांधी ने शिमला समझौते में इनको सबको वापस कर दिया था पाकिस्तान को। मैं बार बार कहता हूं कि शिमला समझौते में अगर हम चाहते तो जम्मू कश्मीर का हिस्सा 93,000 सैनिकों के एवज में ले सकते थे। हमने बिल्कुल उनसे कहा नहीं। हम पंजाब का वो हिस्सा जो इलीगल उनके ऑक्यूपेशन में है वो हिस्सा वापस मांग सकते थे, हमने उनसे मांगा नहीं और वो उस समय मजबूर होते दे देंगे, क्योंकि इंदिरा गांधी को इन विषयों की कुछ पड़ी नहीं थी। क्योंकि इंदिरा गांधी उस समय कांग्रेस बनाम इंदिरा जो चल रहा था, कांग्रेस आई और कांग्रेस ओ आमने सामने लड़ रही थी। इलेक्शन कमीशन ने सिंबल जब्त कर लिया था और युद्ध बड़े स्तर पर आ गया था, जहां संजीवा रेड्डी के इलेक्शन तक पे आ गया हो। बीबी गिरी और एन संजीवा रेड्डी दोनों के एक एक कैंडिडेट बना दिए गए हो, यानी कि संगठन का अलग कैंडिडेट हो और इंदिरा गांधी का अलग कैंडिडेट हो। इंदिरा गांधी अपने कैंडिडेट को जिताकर लाई हो और संगठन सामने से मना कर रहा हो, इंदिरा गांधी को स्वीकार करने को तैयार ना हो। इस पर सिर्फ जनता बसती थी। तो जनता के लिए बांग्लादेश युद्ध में या पाकिस्तान युद्ध में भारत सरकार कूद पड़ी थी। और इसीलिए 1972 का जो समझौता हुआ हमारा शिमला समझौता, उस समझौते में हमने कुछ सोचा ही नहीं। खुशी में इतने पागल इंदिरा गांधी थी कि देश में वाह वाह हो गई। उसने हम जम्मू कश्मीर भी वापस नहीं मांगा जो कि इलीगल ऑक्यूपेशन में था। खैर, उसका हवाला दिया है अफगानिस्तान ने और ये कहा है कि अगर ऐसा सोचा तो जैसे भारत के सामने मुंह की खानी पड़ी, और अभी भी सेना बनाम सरकार स्टेटमेंट देती ही रहती है आपस में। जैसे आपको ध्यान होगा कि अभी जनरल बाजवा के रिटायरमेंट से पहले जनरल बाजवा ने ये कहा था कि ये फॉल्ट जो हिंदुस्तान के साथ युद्ध हारे, वो फॉल्ट सेना का नहीं था, वो पॉलिटिकल फॉल्ट था या पॉलिटिकल हार थी। इस पर जैसे ही बाजवा रिटायर हुए वैसी पॉलिटिकल साइड ने भी प्रहार करना शुरू कर दिया था और लोगों ने कहना शुरू कर दिया था युद्ध तो सेना लड़ रही थी और उनकी सेना ही प्रतिनिधित्व भी कर रही थी, सेना ही लगातार पाकिस्तान के अंदर कब्जा भी किए हुए थी। तो फिर कब पॉलिटिकल डिस्कोर्स इसके लिए दोषी हो गया? आप सोचिए कि तहरीके लब्बैक पाकिस्तान, तहरीके तालिबान पाकिस्तान को मदद करने के उद्देश्य से किस लेवल पर वहाँ की सरकार जाने को तैयार है या जा रही है, या तालिबान किस स्तर पर पाकिस्तान को लगातार खींचातानी कर रहे हैं, ये भी सोचने की बात है। हाँ, ये बिल्कुल निश्चित बात है कि पाकिस्तान इस समय बहुत अपनी सर्वाधिक निर्माण के बाद सर्वाधिक बुरी स्थिति से गुजर रहा है, क्योंकि खर्चे चलाने के पैसे नहीं हैं। उसने अमेरिका में अपनी पुरानी एम्बेसी और होटल्स को बेच दिया है, बेच रहे हैं।
और आप सोच लीजिए कि इस स्तर पर बेच रहे हैं कि यहूदियों ने खरीदने का ऑफर दे दिया है और भारतीयों ने खरीदने का ऑफर दे दिया है। तो यहूदियों की बिडिंग के बाद यहूदियों ने कहा हम अपना टेम्पल वहां पर बनाएंगे। अब आप सोचिए कि पाकिस्तान ने एक बार भी ये रिप्लाई नहीं दिया कि हम आपको नहीं बेचेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बिडिंग उनकी यहूदियों की तरफ से आई है और यहूदी वहां टेम्पल बनाना चाहते हैं पाकिस्तानी एम्बेसी के अंदर। तो ऐसी परिस्थिति में जब एफएटीएफ में फंसा हो, आईएमएफ लगातार सवाल पूछ रहा हो, चाइना का कर्जा उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हो, और यहाँ तक कि जब अफगानिस्तान उनसे ये कह रहा हो कि अगर पाकिस्तान अपने आप को बेचता भी है, पूरी कीमत भी लगा देता है, तो भी हम उसको नहीं खरीदेंगे, क्योंकि पाकिस्तान इतने ज़्यादा कर्जे में है कि पाकिस्तान इस समय कोई खरीद लेता है तो वो भी लोन में चला जाएगा। यानी कि पाकिस्तान की पूरी भूमि की कीमत, जो भी उसका इंडस्ट्री ये वो पूरी कीमत लगा दी जाए, तब भी अफगानिस्तान पूरा पेमेंट कर दे तो अफगानिस्तान स्वयं कर्जे में चला जाएगा। स्वयं क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर का कर्जा अफगानिस्तान के ऊपर चलाएगा। अब ऐसी परिस्थिति में अफगानिस्तान अगर हमला करके पाकिस्तान पर कब्जा कर लेता है, जैसा वो विचार कर रहा है, क्योंकि खैबर पख्तून पर वो क्लेम कर रहा है और उधर बलूचिस्तान के बहुत बड़े हिस्से पर अफगानिस्तान इस समय क्लेम कर रहा है और ये कह रहा है कि ये ओरिजिनली अफगानिस्तान के हिस्से हैं। मैं बता दूं कि बलूचिस्तान में ब्रिटिश बलूचिस्तान एक अलग स्थान होता था और कलात और बाकी के जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो अलग थे। उनका कुछ का रेवेन्यू अफगानिस्तान में जाया करता था और ब्रिटिश बलूचिस्तान ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास था, यानी कि ब्रिटिश इंडिया के पास था। तो ब्रिटिश बलूचिस्तान बहुत छोटा सा एरिया है। बाकी का जो बलूचिस्तान है, जिसको मिलाकर संयुक्त क्षेत्र बलूचिस्तान बनाया, और बलूचिस्तान की खास बात यह है कि पूरे पाकिस्तान का बहुत बड़ा, यानी कि 50% के लगभग भूमि केवल बलूचिस्तान में है। अगर बलूचिस्तान का वो हिस्सा जो ब्रिटिश बलूचिस्तान नहीं है उसको अफगानिस्तान वापस ले लेता है तो पाकिस्तान बहुत नीचे चला जाएगा, और दूसरा उसके संबंध भी उधर मिडिल ईस्ट के साथ बहुत सारे कंट्रियों से टूट जाएंगे जो उनके थ्रू बनते हैं, बलूचिस्तान के थ्रू बनते हैं। अफगानिस्तान का मानना यह है कि खैबर पख्तूनख्वा और ये उनका हिस्सा है, क्योंकि पख्तून उनका है और वो पख्तूनी भाषा का इस्तेमाल भी, वो वहाँ की ओरिजिनल भाषा है पख्तून, तो वो उस भाषा का इस्तेमाल करते हैं। उनका कहना है कि ये हमारा हिस्सा है। पाकिस्तान ऐसा कैसे स्वीकार कर सकता है? पाकिस्तान का तो कुदृष्टि ये थी कि अफगानिस्तान को भी वो मिला लेगा। हमारी समस्या ये है कि अफगानिस्तान जिस पर लंबे समय से, महाभारत काल से जिस पर श्राप है, महाभारत काल से श्राप की जब मैं बात करता हूं तो गांधारी ने अपने भाई को श्राप दिया था और ये कहा था कि जैसे तुमने हमारे घर में महाभारत करवाई है, वैसे ही तुम्हारे परिवारों में कभी भी महाभारत खत्म नहीं होगी। तब से लेकर अब तक लगातार कई रिलीजन बदलने के बाद अफगानिस्तान में महाभारत कभी खत्म नहीं हुई है। अब उसको हम बहुत चिंता नहीं करते, लेकिन पाकिस्तान तो हमारा हिस्सा है, पाकिस्तान तो छल से बनाया गया हिस्सा है। इसलिए पाकिस्तान का भारत में पुनः, जैसा मैंने कहा कि भरतखंड हम बनाएंगे, तो भरतखंड में पाकिस्तान का बांग्लादेश का आना स्वाभाविक है। अभी नहीं आएगा, भविष्य में आएगा। ये कोई जबरदस्ती ना करे तो अस्वाभाविक चूंकि बंटवारा हुआ है, स्वाभाविक तरीका उसका यह है, क्योंकि कई बार जैसे मैंने कहा हो चुका है, पिछले 2-3 हजार साल का तो इतिहास अपने पास है, जिसमें लगभग 5 बार ये हिस्सा अलग होकर वापस आ चुका है, अपने आप वापस आता है। तो इसको वापस आना स्वाभाविक है और रिलीजन का भी घर वापसी करना स्वाभाविक है। ये भी कई बार हो चुका है। एक समय पूरे बौद्ध हो गए थे, एक समय पूरे वैष्णव हो गए थे, एक समय पर मुसलमान हो गए और एक समय पर ईसाई हो गए, और स्वतंत्रता के बाद अभी खंड बंड भारत है। उस भारत को बृहत्तर भारत बनाना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। युद्ध से नहीं, बुद्धि से, बुद्ध से करना चाहिए। तो बुद्धि से वो एक हो जाएंगे, और जब परेशान होंगे तो मजबूरी में उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन होगा ही नहीं, क्योंकि स्वाभाविक उनका जो हिस्सा है, स्वाभाविक उनका जो पालन पोषण है, वो भारत ही बनता है। रिलीजियसली भी वो भारतीय सनातन में उनको वापस आना ही होगा। ये मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ, ये होता है, ये कई बार हो चुका है। तो फिर ऐसी परिस्थिति में हम जब
अफगानिस्तान जब ये भारत का हवाला देकर कह रहा है, इसका मतलब है अफगानिस्तान भारत को एक शक्ति इस प्रकार से लेता है कि भारत एक ऐसा क्षेत्र है जो कि अखंड भारत हो सकता है और भविष्य में उनके लिए भी समस्याएं खड़ी कर सकता है। लेकिन फिलहाल वो इनको ही हवाला देते हुए इन पर प्रश्न खड़े कर रहे हैं। ये तो हमारे लिए गर्व की बात है कि अफगानिस्तान ये कहता है कि कहीं 1971 ना दोहरा दिया जाए और ऐसा ना हो कि तुम मुंह की खाओ और फिर जाते हुए समझौता करते हुए जाओ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।